गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। और आज की हमारी चर्चा है वो बड़े ही खास टॉपिक पे है और जिसका नाम है डेरिवेटिव। चैप्टर वैसे तो बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल जैसी बात है नहीं, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है। कॉन्सेप्ट बड़े बारीकी से आपको समझने पड़ेंगे। अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा भी इधर उधर होता है तो इस चैप्टर का तो सवाल बनेगा ही नहीं। एक अगला चैप्टर जो डेरिवेटिव के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसमें मेन डेरिवेटिव हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, वो भी नहीं होगा। तो या तो ये दो चैप्टर हो जाएंगे या दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और एग्जाम के हिसाब से 25-30 मार्क्स वेटेज मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी पढ़ने से पहले सबसे पहले सवाल यही आता है मन में कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, कितना काम का है नहीं है। तो दोस्त, एग्जाम के लिए तो है ही है, पर आपके जीवन के लिए बड़े काम का है। रिस्क मैनेजमेंट टूल्स भी कहे जाते हैं, जिन्हें हम डेरिवेटिव बोलते हैं, क्योंकि दोस्त इसी की मदद से हम कोई भी फाइनेंशियल रिस्क या और कोई रिस्क हेज करते हैं। इसलिए डेरिवेटिव का आने वाले टाइम में बड़ा महत्व है। और जैसे जैसे दोस्त अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है जीवन में या कंपनी के जीवन में, आप कह सकते हैं, तो अनसर्टेनिटी बढ़ने के साथ साथ रिस्क भी बढ़ते हैं। रिस्क को ही अनसर्टेनिटी कहते हैं बेसिकली। तो इसलिए और भी ज्यादा महत्व हो जाता है हमारे जीवन में डेरिवेटिव्स का। पर्टिकुलरली जब आप किसी कंपनी में एज ए फाइनेंस मैनेजर बैठे होंगे तो आपके सामने ढेरों पोजीशंस ऐसी होंगी, ढेरों आपके सामने ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आपको हेज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपके जीवन में बड़ा रेलिवेंस है इसका। अगर आप फाइनेंस के सेक्टर में जाते हैं, मैं अकाउंट्स के सेक्टर की बात नहीं करूंगा, अकाउंट्स के सेक्टर में भले ही इसका रेलिवेंट ना हो, अकाउंटिंग पोर्शन अलग है और हेजिंग पोर्शन अलग है। तो अकाउंटिंग में तो हम जनरल एंट्री लिखते हैं, पर हम जब मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां हम दोस्त जनरल एंट्री नहीं लिखते। वहां हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस नहीं बनाते हैं। वहां हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं, हाउ टू अरेंज फंड्स, हाउ टू व्हेन टू रीपे फंड्स, व्हाट शुड बी द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो वो एक बड़ा ग्रे एरिया है। और जैसे मैं अभी कहूं, रिसेंट टाइम में ये कोविड-19 आया है, इसके बाद तो इस डेरिवेटिव का महत्व इमेंस बढ़ जाता है। 10-100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्त इसका प्रैक्टिकल लाइफ में रेलिवेंस। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता होगा कि जैसे अभी अचानक में अनसर्टेनिटी आई, कोविड-19, सब कुछ दोस्त आपने देखा हो शायद, शेयर बाजार में कितनी उठापटक रही, हर चीज के प्राइस क्रैश कर गए। तो हर व्यक्ति चाहता होगा कि वो रिस्क को टाल सके, अपने आप को हेज कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। जैसे आप अपने लाइफ में अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ऐसे ही हम अपने जीवन में, वो भी लाइफ भी क्या है, आपका एक एसेट है। आपकी हेल्थ एक एसेट है। जैसे आपकी हेल्थ एक एसेट है, वैसे ही हमारे जीवन में फाइनेंशियल एसेट भी हैं। कंपनियों के लिए फाइनेंशियल एसेट है। तो जैसे हम दोस्त उस एसेट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, वैसे ही कंपनी भी अपने फाइनेंशियल एसेट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है। इसलिए बड़ा रेलिवेंस हो जाता है हमारी इस लाइफ में कि हम दोस्त अपने जो भी हमारे एसेट हैं उन्हें कैसे मैनेज करें, उन्हें कैसे रिस्क से दूर रखें। तो इसलिए बड़ा रेलिवेंस है हमारे इस फाइनेंस मैनेजमेंट में इस पर्टिकुलर टॉपिक का, और जिसका नाम है डेरिवेटिव। तो आइए मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। और मैं दोस्त छोटा सा एक नाम देना चाहूंगा, जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। परिभाषा तो दोस्त बिल्कुल सीधी साधी है। डेरिवेटिव्स आर contracts which derives their value from some other underlying asset.
डेरिवेटिव्स का मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट जो अपनी वैल्यू को डेराइव करते हैं किसी दूसरे अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू से। इन इफेक्ट derivatives are basically future contracts। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का यहां पे मेरा मतलब है भविष्य। ठीक है, भविष्य से है मेरा मतलब, नेक्स्ट टाइम, फ्यूचर, भविष्य में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम डेरिवेटिव कहते हैं, बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वेयर पेमेंट एंड सेटलमेंट सेटलमेंट मतलब या अब सेटलमेंट से ज्यादा सुंदर शब्द होगा डिलीवरी। वेयर पेमेंट एंड डिलीवरी इज आफ्टर expiry of, where payment and delivery is after expiry of a specified period of time। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी पेमेंट और डिलीवरी एक निश्चित समय के खत्म हो जाने के बाद में होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कहलाता है। यानी हम दोस्त सीधे शब्दों में ये कहना चाहते हैं, जो भी हमारे एडवांस कॉन्ट्रैक्ट हैं, हमने आज किए हैं और आगे चल के सेटल होंगे, उनका नाम डेरिवेटिव है। एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके? फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, स्वैप एक्सेट्रा। लिस्ट लंबी होती जा रही है दोस्त। आइए मैं अपनी बात शुरू करता हूं पहले कॉन्ट्रैक्ट से, जिसका नाम है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सेल a specified asset, ब्रैकेट में लिख लीजिए कॉल्ड अंडरलाइन, स्पेसिफाइड एसेट आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। At a specified price। At a specified price। Forward contracts are entered between two private parties। They are entered over the counter। ओवर द काउंटर का मतलब है आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका मतलब है रेगुलेटेड मार्केट के दायरे से बाहर, इसका सीधा सा मतलब ये है। आर एंटर्ड ओवर द काउंटर यानी कि रेगुलेटेड मार्केट से बाहर। ठीक है, हालांकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटेड भी हैं, पर जनरली नॉन रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हैं। They are entered over the counter। Parties to the contract decides
टाइम, प्राइस, क्वांटिटी एक्सेट्रा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म्ड। There is no intermediary involved। ठीक है, कोई इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व नहीं है नॉर्मली। ये नॉर्मली हम ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं। हालांकि सरकार धीरे धीरे जहां तक हो सकता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी कमोडिटीज में लाने की कोशिश में है कि उन्हें भी हम रेगुलेट करें। बताता हूं अभी क्या है पूरी स्टोरी। फॉरवर्ड इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सेल अ स्पेसिफाइड एसेट आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एट ए स्पेसिफाइड प्राइस। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्त कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो मैं फ्यूचर में सेटल करूंगा, जिसके मैं पैसे फ्यूचर में दूंगा और जिसकी डिलीवरी भी फ्यूचर में लूंगा, पर ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया कब होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने आज किया होगा। ये आज है, टुडे। यानी आज दोस्त मैं कहीं जाता हूं और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता हूं किसी भी पार्टी के साथ, वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ भी हो सकता है। आप दोस्त घर में कोई शादी होने वाली है और अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करके आते हैं। आप कहते हैं ठीक है भाई, हम 15 दिन बाद आएंगे, ये ड्रेस लेके जाएंगे और हम इसके पैसे भी तभी देंगे, आप हमसे कुछ छोटा मोटा टोकन अमाउंट रख लीजिए। ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप उसकी प्राइस फ्यूचर में देंगे, आप उसकी डिलीवरी फ्यूचर में लेंगे, तो इसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये आपके और दुकानदार के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। आपको गोल्ड की जरूरत है 45 दिनों के बाद। आपने कहा भाई साहब हमें 45 दिनों के बाद ऐसे ऐसे इस डिजाइन के ऑर्नामेंट्स बनवाने हैं और आप हमसे प्राइस अभी तय कर लो। प्राइस अभी तय हो गया आज, आप फुल पेमेंट 45 दिन के बाद करेंगे और आप डिलीवरी भी 45 दिन बाद लेंगे। ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। सर ये तो समझ आया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो हैं जिनमें पैसे और डिलीवरी बाद में होगी। ये डेरिवेटिव कैसे हैं? हाँ बताते हैं दोस्त, डेरिवेटिव कैसे हैं। पहले आप ये समझ लीजिए, जो चीज आप खरीदने या बेचने का सौदा करते हैं उसका नाम होता है अंडरलाइंग एसेट। शब्द दोस्त अजीब सा है सुनने में, लेकिन है कुछ नहीं। अंडरलाइंग मतलब वो वस्तु जो आपको खरीदनी है या बेचनी है। अब चूंकि आपको खरीदनी है तो दूसरी पार्टी को बेचनी है ऑब्वियसली, या आपको कोई चीज बेचनी हो सकती है तो सामने वाली पार्टी को खरीदनी हो सकती है। तो ये अंडरलाइंग कहलाता है। समथिंग विच इज टू बी बॉट और सोल्ड इज कॉल्ड अंडरलाइंग। वो एसेट, वो वस्तु जो आपको खरीदनी या बेचनी है, ये कुछ भी हो सकता है। ये कपड़े हो सकते हैं जैसे मैंने पहले एग्जांपल में दिया। दूसरे एग्जांपल में मैंने कहा दोस्त ये गोल्ड हो सकता है। तीसरे एग्जांपल में दोस्त ये कोई घड़ी हो सकती है। आपको कोई घड़ी खरीदनी है, आपने कहा नहीं अभी नहीं, सैलरी जिस दिन मिलेगी उस दिन मैं ले जाऊंगा, तय अभी कर लो, टोकन मनी ले लो। दुकानदार जान पहचान का था तो टोकन मनी लेने से भी इनकार कर दिया। तो आपने कहा ठीक है अंकल, हम 30 तारीख को मिलते हैं, पेमेंट हम तभी देंगे, सैलरी आती है अगले दिन दे देंगे। ये आपका और दुकानदार के बीच का एक एडवांस कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आप 30 दिन बाद अपनी मर्जी के सामान की डिलीवरी लेंगे और उसकी पेमेंट करेंगे। और ये आपने आज ही किया है दोस्त। ये बात बिल्कुल कहीं पे भी हजारों लाखों जगह हम ऑब्जर्व करते हैं। आप दोस्त किसी बिल्डर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है घर दिखाओ। उसने आपको दोस्त एक मॉडल बना के दिखाया हुआ होगा, उसके पास डिजाइन पड़ा होगा, जी देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे इसी साइज के ये बिल्डिंग बनेगी, ये फ्लैट होगा। अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ दोस्त वहां पे लैंड है और उसमें गेहूं की फसल खड़ी है। प्रेजेंट स्टेटस तो ये है उसका। उसने आपको दिखाया देखो ये लैंड है, अभी फिलहाल तो गेहूं की फसल है, ये कटते ही हम यहाँ पे बहुत बड़ी सुंदर बिल्डिंग बनाने वाले हैं और आप अपना उसमें फ्लैट बुक करा लीजिए। टाइम लगेगा वो कंप्लीट होने में 3 साल का। आपने कहा ठीक है, 1 साल की तो ट्रेनिंग ही है मेरी, 2 साल मुझे चेंज करने में भी लग जाएंगे, अच्छा पैकेज होते होते 3 साल मुझे भी लग जाएंगे, पर 3 साल बाद तो मुझे घर की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो आपने कहा ठीक है ये लो 11,000 रुपए का टोकन मनी लो और मेरा घर बुक कर दो। उसने आपको एक रसीद काट के दे दी। क्या दोस्त 11,000 रुपए उसकी कीमत होगी घर की? नहीं, घर की कीमत तो दोस्त 50 लाख रुपए है। तो 50 लाख रुपए के घर का सौदा आपने किया।
50 लाख रुपए के एक फ्लैट का सौदा आपने किया, 3 साल के बाद आपको पोजीशन मिलेगा और 3 साल बाद आप उसकी फुल पेमेंट करेंगे। सिर्फ आपने अभी क्या दिया है, एक टोकन अमाउंट दिया है। मैं कहूंगा ये आपके और बिल्डर के बीच में भी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो जाने अनजाने में न जाने हमने कितने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे। मैं कहता हूं अभी आपने दोस्त अमेज़न पे कोई ऑर्डर किया, कोई फोन ऑर्डर किया, कुछ भी आइटम ऑर्डर किया जिसकी डिलीवरी आपको 7 डेज लेटर मिलेगी। आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया कैश ऑन डिलीवरी। इसका मतलब 7 दिन बाद जब आपके घर दोस्त बेल बजेगी तब आपको दोस्त वो पेमेंट करनी होगी। ये भी एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि आपको 7 दिन बाद उसकी डिलीवरी लेनी है और 7 दिन बाद आपको कैश रेडी रखना है। ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी डिलीवरी और पेमेंट फ्यूचर में है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब सर इसका ताल्लुक क्या है डेरिवेटिव से, इस बात से बताता हूं क्या ताल्लुक है, डेरिवेटिव नाम क्यों पड़ा है, सुनो। अब दोस्त मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने कहा भाई 45 दिन बाद मेरे घर में मेरे छोटे भाई की शादी है और मुझे गोल्ड चाहिए। कितना गोल्ड चाहिए? मैंने कहा 30 ग्राम गोल्ड चाहिए, ठीक है, यानी 3 तोले, ठीक है। उसने कहा रेट में लगाऊंगा आपको 42,000 का। मैंने कहा ठीक है, जान पहचान के थे, मैंने अपना दोस्त को एक टोकन मनी दिया, टोकन अमाउंट पे कर दिया आज मैंने। अब मुझे सामान कब उठाना है? मुझे सामान 45 दिन के बाद उठाना है। कितना उठाना है? 3 तोले यानी 30 ग्राम। किस रेट पे उठाना है? 42,000 के। आज मेरे और एक दुकानदार के बीच में सौदा हुआ है कि मैं आज से 45 दिन बाद 30 ग्राम सोना 42,000 के भाव पे खरीदूंगा, ठीक है। मैं दोस्त तय करके चला आया। अब मैं चिंता मुक्त हो गया। कैसे चिंता मुक्त हो गया? बाजार में दोस्त ऊपर जाए नीचे जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किस रेट पे हर हाल में मिलेगा, 42,000 के हिसाब से ही मिलेगा। मैं शाम को आता हूं दोस्त, मैंने टीवी ऑन किया, रात को दोस्त 12 बजे तक हमारे देश में कमोडिटी मार्केट खुला रहता है, कमोडिटी की खरीद बेच होती है। और मैंने देखा गोल्ड का भाव आज 43,500 हो गया है। अक्षय तृतीया कल को है, तो दोस्त पता चला लोग सारे ही गोल्ड खरीदते। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने एक दिन पहले ही बुक कराया है। तो दोस्त बताइए, शाम को दोस्त जब मैं घर लौटा और मैंने टीवी चला के देखा रात को 9 बजे, तो 1500 रुपए का रेट पर 10 ग्राम बढ़ चुका था। हर 10 ग्राम पे 1500 रुपए का रेट तेज था। मैं तो सुबह 42 के भाव से बुक करके आया था और 10 ग्राम का रेट शाम को क्या चल रहा था? 43,500 रुपए। इसका मतलब जो मैंने वायदा किया था, जो मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें अब मुझे 4,500 का फायदा दिखाई देगा। कैसे? 10 ग्राम गोल्ड का रेट मेरे लिए क्या लगेगा 45 दिन के बाद? 42,000। पर करंट भाव क्या हो गया है शाम को ही? 43,500। इसका मतलब 10 ग्राम पे मुझे 1500 का फायदा, तो 30 ग्राम पे दोस्त मुझे फायदा होगा 4,500 रुपए का। 4,500 का मुझे गेन दिखाई देगा दोस्त। बड़ी खुशी से नींद आएगी, बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी। हो सकता है ना भी है इस खुशी में कि हे प्रभु अब ये रोज बढ़ता रहे। जानते हो जब मैंने वायदा किया था तो करंट भाव 42,000 का ही था। उस सज्जन व्यक्ति ने मुझसे कहा कि वो 42,000 के भाव से ही 3 महीने बाद मुझे 30 ग्राम गोल्ड दे देगा। जो भी टाइम पीरियड है 45 दिन बाद मुझे 30 ग्राम वो 42,000 के रेट पे ही देगा। पर दोस्त अब शाम को रेट क्या हो गया? 8 घंटे 10 घंटे बाद रेट क्या हो गया? 43,500 का, 43,500। तो मुझे 1,500 पर 10 ग्राम का बेनिफिट दिखाई दे रहा है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि ये प्रभु ये रोज बढ़ता रहे। अब मुझे दोस्त बड़ी खुशी होगी। मैं घर में सबसे कहूंगा देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। मैंने 42 के हिसाब से बुक कर रखा है गोल्ड और आज की डेट में 43,500 रुपए का भाव है। देखो मैं कितना समझदार हूँ। बिलीव मी दोस्त, एक टाइम ऐसा भी था गोल्ड का रेट जो है वो 25,000 के आसपास था, अराउंड 3 इयर्स बैक। मैं अपनी जीवन की एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको छोटी सी। अराउंड 3 इयर्स बैक गोल्ड का रेट इट वाज 24,500 और 25,000 समथिंग फॉर 10 ग्राम। तो बिलीव मी मैंने मेरे जितने भी जानने वाले थे और मेरे क्लोज रिलेटिव्स इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, मैंने उन सबको बोला कि देखो 25,000 का भाव है 10 ग्राम सोने का, आपको जरूर खरीदना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जरूर खरीद लीजिए। इनफैक्ट उस टाइम मैंने तो घर लिया था, तो इस टाइम उसलिए मैंने कहा भाई देखो मेरे पास तो है नहीं गुंजाइश, पॉसिबल नहीं है कि मैं ले पाऊं, अदरवाइज मैं जरूर लेता।
और दोस्त 25,000 के रेट में मैंने कहा कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हर वो व्यक्ति की इच्छा जाग जाएगी गोल्ड खरीदने की जो कभी सोचता भी नहीं था। तो 24,000 25,000 के रेट में जब गोल्ड था तो दोस्त बिल्कुल उस टाइम खरीदा जा सकता था। एटलीस्ट नहीं खरीदा जा सकता था तो वायदा किया जा सकता था खरीदने का, कि हम 25,000 के रेट से खरीदने का वायदा करते हैं। तो जरा सोचिए 25,000 पे मान लीजिए मैंने खरीदने का वायदा कर लिया, मैंने कहा ठीक है 6 महीने बाद में ले जाऊंगा 25,000 के भाव पे। 6 महीने बाद दोस्त 30,000 का रेट हो गया। अब मैं जाता हूं 5,000 रुपए मुझे 10 ग्राम पे बचत होती है, क्योंकि मैंने खरीदने का वायदा कितने पे कर रखा था 25,000 पे, और 6 महीने बाद रेट कितना हो गया 30,000। इनफैक्ट अब तो 47 48 तक जा चुका था रेट। तो खैर कोई बात नहीं दोस्त, ये ऊंचे नीचे चलते रहते हैं कभी ना कभी ये क्योंकि कोई चीज स्टेबल तो रहती नहीं है कभी भी किसी चीज का प्राइस। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो मैंने वायदा किया था, जो मैंने प्रॉमिस किया था खरीदने का, उसकी वैसे कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि 42 की चीज मुझे 45 दिन बाद 42 में मिलेगी। इसकी क्या वैल्यू है, 0। मान लो ये दोस्त मार्कर 25 रुपए का आता है, मैं दुकानदार के पास गया और मैंने कहा भाई साहब मुझे 25 रुपए का दे देना 10 दिन के बाद। उसने कहा ठीक है 10 दिन बाद ले जाना 25 रुपए पे। तो इसकी वैल्यू क्या है वायदे की, इस वायदे की वैल्यू 0 है। लेकिन जैसे ही इसका बाजार में भाव 30 रुपए होता है तो मेरे वायदे की वैल्यू 5 रुपए हो जाएगी। 5 कैसे, ये दोस्त मैंने खरीदने का वायदा किया हुआ है 25 में और बाजार में रेट कितना हो गया 30। तो बाजार के 30 रुपए के रेट वाली चीज मुझे 25 में ही मिलेगी। किसकी वजह से, मेरे वायदे की वजह से। इसलिए मेरे वायदे की वैल्यू कब आती है, जब अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ता है, तब बायर को गेन होता है और जिसने बेचने का वायदा किया था उसे नुकसान होगा। ऑब्वियसली एक पार्टी को गेन होगा तो दूसरी पार्टी को लॉस होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो दोस्त 43,500 रुपए का करंट भाव है और मैंने 42,000 में 10 ग्राम गोल्ड खरीदने का सौदा कर रखा है, तो 1,500 रुपए मुझे 10 ग्राम पे बचत दिखाई देगी। इसका मतलब मेरे वायदे में वैल्यू कितनी निकली, मेरे वायदे की वैल्यू हो गई 4,500 रुपए। कैसे, 3 लॉट खरीदने का है, या आप कह सकते हो 10-10 ग्राम के 3 या 30 ग्राम खरीदने का मेरा वायदा है, और 30 ग्राम में 10 ग्राम का रेट मेरा 42,000 का है और आज 10 ग्राम का रेट क्या है 43,500। तो 10 ग्राम पे मुझे 1,500 बचते हैं, तो दोस्त 30 ग्राम पे कितने बचेंगे, 1,500 इंटू 3 यानी कि 4,500 रुपए। तो मेरे वायदे की वैल्यू कितनी हुई, 4,500 रुपए का गेन। मैं रिवर्स में बात करता हूं, मान लीजिए दोस्त शाम को खोला टीवी और पता चला रेट तो 40,500 रह गया। दोस्त मैंने जैसे ही घर वालों को बताया कि मैं 42,000 रुपए पे 30 ग्राम गोल्ड खरीदने का वायदा करके आया हूं, 45 दिनों के बाद शादी के दिन मिल जाएगा, जब इसकी शादी है छोटे वाले की। दोस्त घर वालों के सामने ये न्यूज फ्लैश हो रही है 40,500 पर 10 ग्राम। आपको लगता दोस्त पीछे पड़ जाएंगे कि क्या बेवकूफी करके आए हो, करंट भाव 40,500 का है और तुम 42,000 में बुक करके आए हो, क्या आज और रुक नहीं सकते थे, क्या इतनी क्या जल्दी थी। तो कोई बात नहीं दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि 1,500 रुपए का नुकसान हो गया पर 10 ग्राम। अब 4,500 नेगेटिव वैल्यू है, यानी हमने जो 42,000 में 30 ग्राम खरीदने का वायदा कर रखा है, अब उस 10 ग्राम की वैल्यू 40,500 के हिसाब से रह गई है। तो दोस्त 10 ग्राम एट द रेट 30 ग्राम खरीदने का वायदा है, ठीक है। किस रेट पे है, 10 ग्राम का रेट क्या तय हुआ है हमारा 42,000, और अब 10 ग्राम का रेट क्या चल रहा है 40,500। तो 1,500 रुपए का नुकसान आएगा 10 ग्राम पे, तो 30 ग्राम पे कितना आएगा 4,500 का। इसका मतलब अब उस वायदे की वैल्यू क्या है 4,500 नेगेटिव, यानी मुझे 4,500 का नुकसान है। 4,500 का फायदा किसे है, 4,500 का फायदा सेलर को है। समझ आती है बात। सेम बात दोस्त ये उस पे भी एप्लीकेबल होगी बिल्डर पे। मान लो आपने दोस्त 11,000 रुपए टोकन मनी देके एक घर बुक कराया, अब आपको 3 साल बाद घर मिलेगा और 50 लाख में मिलेगा। 3 साल बाद आपको पेमेंट करनी है 50 लाख रुपए की, अपने घर की पोजीशन लेनी है। अचानक में पता चलता है वहां पे सरकार ने कोई एयरपोर्ट बना दिया है नियर बाय। पता चला अब लोग दोस्त टूट टूट के वहीं पे घर बुक करा रहे हैं। जो आपने 11,000 रुपए देके 50 लाख में खरीदने का वायदा किया हुआ था, अब वही घर 1 करोड़ का हो गया सीधा सीधा। तो आपको लगता है पार्टी मुकर भी सकती है, बिल्डर दोस्त भाग भी सकता है। वो हो सकता है आपके 11,000 ले रखे हैं, किसी और से उसने बेचने का वायदा कर दिया हो,
1 करोड़ में झगड़ा हो गया आपका बिल्डर का। तो चूंकि ये दो प्राइवेट पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो एक पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट नहीं की जा सकती, और वो है डिस्प्यूट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। यहाँ पे डिस्प्यूट होने की पूरी संभावना है। यही वजह है दोस्त, जो RERA जिसे आप रेरा बोलते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो है, वो उसकी वजह यही है। लोग घर बुक कराते हैं, बिल्डर बड़े बड़े सपने दिखाता है, देखो यहाँ ऐसे बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा, और दोस्त जब पोजीशन का टाइम आता है, रेट बढ़ जाता है, बिल्डर कहता है कॉस्ट बढ़ गई, पैसे और दो, झगड़े क्रिएट होते हैं। सेम बात यहाँ पे है। मान लीजिए मैंने किसी से वायदा किया कि मैं 42,000 रुपए पे आपसे 10 ग्राम गोल्ड लेके जाऊंगा, और 45 दिन बाद में पहुंचा वहां पे, रेट 47,000 का था। ये बात तय है कि सामने वाली पार्टी या तो मुझे खराब क्वालिटी भिड़ाने की कोशिश करेगी, या कहेगी मुझसे कि 5,000 रुपए के हिसाब से और एक्स्ट्रा पेमेंट करो, पर 10 ग्राम के हिसाब से 15,000 और दो। अगर वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार है तो अलग बात है कि वो आपसे कहेगा लो भाई साहब 42,000 के हिसाब से मुझे 30 ग्राम की पेमेंट दे दो और अपने 30 ग्राम गोल्ड को रखो। बहुत ही ज्यादा ईमानदार है तो अलग बात है, अदरवाइज दोस्त कहीं ना कहीं ये बात तय है कि ये डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो प्राइवेट पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और ये स्टॉक एक्सचेंज से बाहर यानी रेगुलेटेड मार्केट से बाहर है। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी आपस में बैठ के तय करती हैं। आप और बिल्डर तय करते हैं कितना बड़ा घर लेना है, कब डिलीवरी मिलेगी, कब पेमेंट देनी है। आप और दुकानदार बैठ के तय करते हैं कितने ग्राम गोल्ड लेना है, किस रेट पे लेना है, क्या बनवाना है, सब कुछ आप तय करते हैं। इसलिए ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट में कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर कभी बाई चांस डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो नॉर्मल जो रिकवरी केसेस होते हैं, जिन्हें आप सिविल मुकदमे कहते हैं, सिविल केसेस कहते हैं, हिंदी में बड़ा सुंदर नाम है इनका, वो है दीवानी मुकदमा। यहाँ पे तो दीवानी मुकदमा दायर करना पड़ता है कि सामने वाली पार्टी ने मेरे साथ ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसने अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं की, अब मुझे जो नुकसान हुआ है मुझे मेरा डैमेज क्लेम किया मिलना चाहिए। तो यहाँ पे डैमेज क्लेम के लिए दोस्त केस फाइल किया जाता है, सूट जिसे बोलते हैं, सूट फाइल करनी पड़ती है सिविल केस में। और सिविल केस का मतलब होता है दोस्त तारीख पे तारीख। तो इसलिए दोस्त बड़ा मुश्किल है अगर कोई दो पार्टी आपस में झगड़ पड़े, ये झगड़े सुलटाना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के झगड़े सुलटाना बड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं होते, खूब होते हैं दोस्त। फॉरेन करेंसी में आज भी खूब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप किसी भी बैंक में चले जाइए और उनसे कहिए मुझे आज से 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपसे फॉरेन करेंसी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो आपके साथ कर लेंगे। 1 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट वो आपके साथ कर सकते हैं। तो वो आपसे कहेंगे ठीक है आप 1 साल बाद आ जाइए। यानी दोस्त ये मई 2020 है, वो आपसे अप्रैल 2021 तक का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। कहेगा अप्रैल 2021 में आना और आपको मैं $1 इस रेट पे दूंगा, आप निश्चिंत होके जाइए। अब चूंकि वो बड़ी पार्टी है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए आम है। जैसे दोस्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बैंक, HDFC बैंक, ये बेईमान थोड़ी ना हो जाएंगे $2-4 लाख इधर उधर करने के लिए कि हमने एक पार्टी के साथ $1 लाख $2 लाख खरीदने या बेचने का सौदा किया था, 1 साल बाद रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, हमने मना कर दिया हम नहीं लेते, या दोस्त हमने मना कर दिया हम नहीं देते, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दोस्त 1-1 साल तक के एडवांस कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हैं फॉरेन करेंसी में। ये डिपेंड करता है दोस्त की आपकी वस्तु क्या है, आपकी कॉमोडिटी क्या है, आपका अंडरलाइन क्या है, उसके हिसाब से ही सौदे तय होते हैं। वो आप और पार्टी दो मिलके तय करते हैं। जैसे मैंने आपको फॉरेन करेंसी का बताया, तो फॉरेन करेंसी में आप 1 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये अलाउड है, फॉरेन एक्सचेंज जिसे बोलते हैं। तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आप जाएं और खरीद के ले आए या बेच के चले आए, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। अब दोस्त यहाँ दिक्कत क्या है यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब आप दोस्त 1 साल के बाद गए, 6 महीने के बाद गए, हो सकता है आपको बैंक ने पहचानने से इनकार कर दिया, या दोस्त हो सकता है जैसे मान लीजिए हमने बिल्डर के साथ एक फ्लैट बुक किया था, बिल्डर ने हमसे दोस्त कह दिया कि कौन से 11,000 लो, 11,000 पे ब्याज लगा के ले जाओ घर जाओ। मैंने आपसे कुछ लिया थोड़ी था 11,000 के अलावा। हम तो दोस्त 11,000 पे 1,000 रुपए और उसने एक्स्ट्रा दिए, मुंह लटका के अपना चले आए, क्या मिला? या ये भी हो सकता है बिल्डर बड़ा पावरफुल हो और कहता है 11,000 लिए जाए तो ले लेना, बड़ी समस्या। ना तो उसने दोस्त घर दिया आपको, ना दोस्त उसने 11,000 रुपए दिए। तो इसलिए जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो दे आर सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट, उनमें डिस्प्यूट बड़ी तेजी से अराइज होते हैं, क्योंकि ईदर पार्टी में टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ईदर पार्टी में टर्न आउट टू बी बैड। तो कोई भी पार्टी दोस्त
बुरी हो सकती है, कोई भी पार्टी बेईमान हो सकती है। इसलिए दोस्त ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। सिर्फ किसमें पॉपुलर है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और वो पॉपुलर हैं तो फॉरेन एक्सचेंज में, या अगर मान लीजिए आप रियल एस्टेट की बात करते हैं वहां पॉपुलर हैं, लेकिन अब चूंकि रेरा रेगुलेट करता है तो इसलिए और थोड़े से ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। अदरवाइज ये टाइम था आज से 2-3 साल पहले का जब बहुत ही ज्यादा हालात खराब थे। अक्सर बिल्डर और जो बायर है उनके बीच हजारों लाखों करोड़ों में डिस्प्यूट दोस्त हो चुके थे। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये दो प्राइवेट पार्टी के बीच के कॉन्ट्रैक्ट हैं और कोई भी पार्टी दोस्त जिसे नुकसान होता होगा वो मुकर सकती है। अब मैं बात करता हूं आगे फिर, तो इन्हीं चीजों को, इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए फिर क्या किया गया, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उन्हें एक रेगुलेशन में लाया गया, रेगुलेटेड मार्केट में लाया गया ताकि ये डिस्प्यूट अराइज ही ना हो। तो रेगुलेटेड मार्केट में कैसे लाया गया, रेगुलेट किया गया, रेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट में कैसे लाया गया, वो दो के द्वारा लाया गया। एक तो कमोडिटीज वाले अलग और एक शेयर्स वाले अलग, या आप कह सकते हो शेयर्स प्लस करेंसी वाले। ये 3 प्रकार के मेनली हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां पे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। 3 प्रकार के, कौन कौन से, कमोडिटी के, शेयर्स के और करेंसी के। ठीक है, अब ये कौन रेगुलेट करता है, पुराने जमाने में दोस्त कोई और रेगुलेट करता था, पर आज की डेट में शेयर और कमोडिटी के तो सेबी रेगुलेट करता है। और करेंसी के रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो इस तरीके से रेगुलेटेड मार्केट में होते हैं। अब दोस्त रेगुलेट कैसे करते हैं, सेबी कैसे रेगुलेट करता है, दोनों को ये बताता हूं आपको। सेबी आपको पता होगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेबी एक्ट में बनाई गई है, और वो इसी पर्पज से बनाई गई है ताकि वो मार्केट पे वॉच रखे और उन्हें रेगुलेट करे, प्रमोट करे, डेवलप करे मार्केट को, इसलिए बनाया गया है। वो क्या करता है, वो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, कमोडिटी एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। कमोडिटी एक्सचेंज जो है उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मैं पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज की ही बात बता रहा हूं, एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स। हालांकि आप ये नहीं समझें कि ये 3 ही स्टॉक एक्सचेंज है, नहीं, इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं। अराउंड 10 स्टॉक एक्सचेंज आज भी ऐसे हैं जिनमें एक्टिव ट्रेडिंग होती है। वो अलग बात है कि वो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि बीएससी एनएससी में ही सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट मार्केट कैप की जो लिस्टिंग है, कंपनीज हैं, वो सब एनएससी बीएससी में है। पर उसके अलावा और भी स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पे छोटी मोटी ट्रेडिंग होती है। कमोडिटी में एमसीएक्स के अलावा भी कई और स्टॉक एक्सचेंज हैं, कई एक्सचेंज हैं जहां आज भी कमोडिटी की ट्रेडिंग खूब होती है। तो एमसीएक्स काफी पॉपुलर है, वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा और भी हैं। करीब करीब 7 स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हैं कमोडिटी के जिनमें काफी अच्छी खासी करोड़ों में, कई सौ करोड़ में, इवन हजारों करोड़ में टर्नओवर आज भी है वहां पे। तो ये बात अलग है कि एमसीएक्स में सबसे ज्यादा होती है। तो इन दोनों को, कमोडिटी और शेयर वाले कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करता है सेबी। सेबी कैसे रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है एमसीएक्स, बीएससी और एनएससी। आप फिलहाल 3 को ही मान लीजिए, क्योंकि 3 ही दोस्त 90% ट्रांजेक्शन यहीं पे होती हैं, यानी मार्केट शेयर इनका अकेलों का ही, तीनों का ही मिला के दोस्त 90% है। तो ये 3 बड़े हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, जहां एक को हम कमोडिटी और 2 को स्टॉक एक्सचेंज को बुलाते हैं। तो सेबी क्या करता है, वो इन्हें रेगुलेट करता है। एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स। ठीक है, सेबी के पास पावर है, वो इनमें से तीनों में से किसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बदल सकता है, अपॉइंट कर सकता है, इनसे कुछ भी कह सकता है कि आप अपनी रेगुलेशन ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, कुछ भी। अब दोस्त ये है क्या बेसिकली, एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स जो है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक जगह प्रोवाइड करते हैं जहां जाके आप बायर से मिल पाते हैं, सेलर से मिल पाते हैं। यानी दोस्त एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स क्या प्रोवाइड करता है, क्या यहाँ पे बायर हैं? जी नहीं, ये तो बिल्डिंग है एक बहुत बड़ी एनएससी की, और उस बिल्डिंग में दोस्त एक स्क्रीन लगी हुई है, और वो ऐसी स्क्रीन है जहां पे बायर और सेलर आके मिल सकते हैं। यानी बेसिकली दोस्त ये है क्या, ये एक
प्लेटफॉर्म है। जैसे आपको दोस्त कोई भी सौदा करना है तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, यानी इधर या इधर, बायर या सेलर को इसकी स्क्रीन पे आना पड़ेगा। और वो स्क्रीन पे एक्सेस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा? स्क्रीन का एक्सेस तो यहाँ पे मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मुझे सब्जी चाहिए तो मैं कहाँ जाऊंगा? मार्केट जाऊंगा ऑब्वियसली। जैसे मुझे दोस्त चप्पल खरीदना है तो मैं कहाँ जाऊंगा? चप्पल की दुकान पे जाऊंगा। ऐसे ही दोस्त एक बाजार है ये, कोई भी चीज मुझे खरीदनी, मुझे घड़ी खरीदनी तो मैं कहाँ जाऊंगा? घड़ी की दुकान पे जाऊंगा। तो ऐसे ही दोस्त अगर मुझे शेयर खरीदना है तो कहाँ जाऊंगा? शेयर के बाजार में, यानी जहां दोस्त सेलर बैठा हो। अगर किसी को बेचना है तो वो कहाँ जाएगा? जहां बायर आता हो। तो ऐसे ही दोस्त एक स्ट्रीट है, रोड थी एक जमाने में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ा सा पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता हूं। एक जमाना था दोस्त जब ये सड़क जाती है। अब दोस्त एक व्यक्ति है जिसे शेयर बेचने थे, जैसे आपने लोकल पटरी पे देखा होगा, अक्सर सब्जी वाले ठेले लगा के खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक जमाना था दोस्त, इस सड़क के पास कौन खड़े हो जाते थे? सेलर, ब्रोकर, ये खड़े हो जाते थे। दुकानदार दोस्त कह सकते हो आप इन्हें, ब्रोकर को। ये क्या करते थे? ये ब्रोकर की दुकानें यहाँ खुली हुई थी बहुत सारी, सड़क के किनारे किनारे ब्रोकर। ये क्या करते थे? ये ढूंढते थे, हाँ भाई प्रॉपर शेयर खरीदना है, आओ मेरे पास। शेयर बेचना है, आओ मेरे पास। जैसे आपको पता होगा दोस्त, कहीं भी आप बाजार में जाएं तो वहां ब्रोकर बैठे रहते हैं जिन्हें आप बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर। तो प्रॉपर्टी डीलर का बेसिकली काम क्या है? प्रॉपर्टी डीलर खुद की प्रॉपर्टी थोड़ी रखता है ना, उसने तो नाम पता लिख रखा है, बेचने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है, और वो दोनों को मिलवा देता है। ऐसे ही दोस्त एक सड़क के किनारे ये ब्रोकर अपने खोके खोल के बैठते थे। उसी सड़क को दोस्त जो बॉम्बे में है, जिसका नाम अब आज की डेट में दलाल स्ट्रीट बोला जाता है, उसे हम दलाल स्ट्रीट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है प्रॉपर्टी डीलर को हम ब्रोकर बोलते हैं, ऐसे ही हिंदी में दोस्त शब्द दलाल यूज किया जाता था। तो वो व्यक्ति जो ब्रोकर है, ब्रोकर की हिंदी बेसिकली दलाल है, तो दलाल बोलते थे। मतलब ये दलाली खाने वाले। दलाली मतलब क्या होता है? कमीशन। कमीशन को हिंदी में दलाली बोलते हैं। कि किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर कमीशन ले लिया बायर से, किसी ने कोई प्रॉपर्टी बेची तो सेलर से कमीशन ले लिया। तो जो इस तरीके की कमाई करते थे, जो इस तरीके के कमीशन खाते थे, उन्हें दलाल कहा जाता था। इसलिए इस स्ट्रीट का नाम पड़ा दलाल स्ट्रीट। तो ये क्या करते थे? इन्होंने अपने वहां खोके बनाए हुए थे, ऐसे 6-7 थे बड़े बड़े। अब जो जिसके पास भी शेयर थे, जिसे बेचने थे, वो इनके पास जाता था, खरीदने वाला इनके पास आता था। तो ये इस तरीके से दुकान में लगा के अपनी बैठते थे सड़क के किनारे। अब इन्होंने क्या किया? बाद में 7 लोगों ने दोस्त, अब इन्होंने इतना कमीशन कमाया उसमें, उन्होंने कहा यार इतनी आमदनी है, बायर से भी लेते हैं, सेलर से भी लेते हैं, दोनों से लेते हैं। तो इन्होंने दोस्त वहीं पे एक प्लॉट खरीद लिया। ये 6-7 लोग थे मिलकर, प्लॉट खरीद के एक बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट कर दी उस पर, बड़ी सुंदर सी, जिसे आज की डेट में आप BSE बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्योंकि दोस्त कमीशन की इनकम दोनों से मिलती थी, बायर से भी सेलर से भी। और वही दोस्त धीरे धीरे फिर ये ब्रोकर। अब दोस्त ऐसा तो है नहीं कि आप खुद चल के जाते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ना। एक जमाने में हर स्टेट में स्टॉक एक्सचेंज इसी वजह से था क्योंकि बायर और सेलर को फिजिकली जाना पड़ता था, अपने सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता था, जिसे आप शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये शेयर सर्टिफिकेट लेके हम जाते थे बाजार में और दोस्त इनके पास रख आते थे। कई बार तो लो भैया मेरा सर्टिफिकेट रख लो, भेज देना। कई बार भरोसे वाले होते थे तो हम इनके पास छोड़ के चले आए। और ये और दोस्त मोटी कमाई कैसे करते थे? मान लो मेरा कोई जानने वाला ब्रोकर है, ठीक है, और मैंने कहा भाई मेरे पास शेयर पड़े हैं, ले भाई तू रख ले, इन्हें बेच दियो और मुझे पैसे दे देना। अब दोस्त मैं इस ब्रोकर पे भरोसा करके इसके पास शेयर छोड़ के चला आया, फिजिकल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट की तरह रखे जाते थे। इसने दोस्त आके बेचे 100 रुपए में, मुझे बताया कि तुम्हारा तो बड़ी मुश्किल से निकला है, जैसे तैसे करके बस मैंने बेच दिया और 85 रुपए में बिका है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, मेरे को पैसे की बड़ी जरूरत है, ला मुझे 85 रुपए के हिसाब से दे दे। तो इसने मुझे 85 रुपए में ब्रोकरेज काट के दिया। कोई ऐसा तो होता नहीं था कि मैं जाके सबूत लेके आऊं, ला भाई मेरे खाते में तो पैसे इतने आए हैं। खाते वाते का तो कोई सिस्टम था ही नहीं, फिजिकल कैश सिस्टम चलता है। आप सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में रख के आते हैं ब्रोकर के पास और वो आपको दोस्त रोकड़ गिन के देता है क्योंकि वो जमाना तो चेक का भी नहीं था, वो जमाने की बातें बता रहा हूं, लोगों को पैसे देखने को ही नहीं मिलते थे।
तो दोस्त अब हम मेरे पास क्या सबूत है कि उसने 100 का बेचा है और मुझे 85 के हिसाब से पेमेंट कर रहा है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कोई रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। कोई ब्रोकर से कह थोड़ी रहा है कि तुम अपना रिकॉर्ड रखो, किसका शेयर खरीदा है, किसका बेचा ना, कोई चिट्ठी पत्री कुछ नहीं रखता मैं। अचानक में एक व्यक्ति आता है, सर्टिफिकेट उठा के चल देता है और मैंने कहा पैसे ले लिए। दोस्त कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है ब्रोकर के पास, बायर कौन था, सेलर कौन था। सेलर मेरा जानने वाला है, मैंने सर्टिफिकेट उठा के देती है। यही दोस्त बड़े बड़े स्कैम जो इंडिया में हुए थे वो यही थे। जो ब्रोकर थे वो इतने मालदार क्यों हो गए? वो इसी वजह से, क्योंकि वो शेयर क्लाइंट का लिया, रिसीव कर दिया, उन्हें भरोसा दिलाया, हाँ जी रख जाओ हम बेच देंगे। क्योंकि दोस्त यहाँ पान की दुकान की तरह लोग बैठे हुए हैं। अब हम उनके पास गए, हमें तो शेयर बेचना है, हमारे पास टाइम थोड़ी है कि हम बैठे रहे उनके पास कि भाई साहब कोई ग्राहक है, कोई ग्राहक है, कोई ग्राहक है। क्या दोस्त किसी को फ्लैट बेचना है तो वो ब्रोकर की दुकान पे थोड़ी ना बैठ जाता है कि भाई मैं तो आज तेरे पास बेच के ही जाऊंगा। या कोई बायर जाता है ब्रोकर के पास, कहता है मुझे फ्लैट खरीदना है, मुझे आज लेके ही जाना है। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सेम बात दोस्त किसी जमाने में शेयर के लिए भी थी कि अगर आप शेयर बेचने गए तो जरूरी थोड़ी है कि आप बेच के ही आएंगे, वहीं बैठ जाएंगे, रात हो गई, जाने का नाम ही नहीं ले रहे, क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए। नहीं दोस्त नहीं। तो आप सर्टिफिकेट छोड़ के चले आए। अब दोस्त वो बेचेगा तो तभी ना जब आप उसके पास सर्टिफिकेट छोड़ दोगे। तो आपने उसके पास सर्टिफिकेट छोड़ दिए, उसने किसी और रेट में बेचे, आपको कोई और रेट बताया। ये हर्षल मेहता स्कैम और ये सब जो आपने सुने हो थोड़े बहुत नाम, ये सब दोस्त यही थे। उसमें ब्रोकर ने खूब पैसे कमाए, अपने क्लाइंट को कुछ का कुछ बताया और खूब और भी बहुत सारे तरीके थे, सिर्फ यही नहीं है। इस तरीके से वो काफी मैनिपुलेट करते थे। तभी तो दोस्त सेबी का जन्म हुआ, क्योंकि ये सब खूब लूटपाट मचाते थे। जो इन्वेस्टर है बेचारा वो तो मारा गया ना। आप उसने जैसे तैसे करके शेयर खरीदा, शेयर खरीद के बेचारा बेचने गया स्टॉक एक्सचेंज में बिका नहीं, छोड़ के चलाया तो ब्रोकर कह रहा है इस रेट पे बिका है, पैसे किसी और रेट के मिल रहे हैं। कई बार तो ये भी हुआ कि ब्रोकर ने बोल दिया यार जो शेयर तो तेरे बिक गए लेकिन पैसे मुझसे खर्च हो गए, अगले सप्ताह ले लेना, कोई और पार्टी आएगी तो दोस्त पता चला शेयर भी बिक गए, पैसे भी नहीं मिले। तो ये बड़े झगड़े थे दोस्त, जिसकी वजह से सेबी का जन्म हुआ। और यही वजह थी जिसकी वजह से डीमैट का जन्म हुआ, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में इतना झगड़ा तो मिनिमम था ही था। हमें नहीं पता हमारा शेयर कितने में बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। पता चला हम ब्रोकर की दुकान पे अपने सर्टिफिकेट छोड़ के चले आए थे और हमारे पास ब्रोकर का फोन आता है, कहता है भाई साहब तुम जो सर्टिफिकेट छोड़ के गए थे वो गल गए, चूहे खा गए, किसी ने फाड़ दिए, जल गए, आग लग गई। ढेरों समस्याएं दोस्त उन सर्टिफिकेट के साथ। इसलिए दोस्त डीमैट का जन्म हुआ। मतलब आपके खाते में, अब आज की डेट से आप कंपेयर करें तो आपको समझ आएगा कि आपके खाते में सिर्फ नंबर लिखा जाता है कि आपके पास इतने शेयर नंबर। जब आप बेचते हैं नंबर कम हो जाते हैं, खरीदते हैं नंबर बढ़ जाते हैं। तो आज की डेट में डीमैट में ट्रेडिंग होती है और सिर्फ नंबर खरीद बेच होते हैं, सिर्फ कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है। और इन्हीं सब ने मिलकर क्या किया, फिर एक बिल्डिंग बनाई, एक बाजार बन गया बड़ा। अब दोस्त ब्रोकर वहां अपने ऑफिस बना के बैठने लगे। किसमें ऑफिस बना के बैठने लगे? इस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग में ब्रोकर का ऑफिस होता था, बड़ा सुंदर सा ऑफिस। अब आपको इस बिल्डिंग में अंदर जाना पड़ता था ऐसे करके। इसमें दोस्त गैलरी सी बनी हुई है। आप यहाँ गए, यहाँ खड़े हुए हैं, आप ये लाइन लगा के खड़े हुए हैं, ठीक है। और अंदर ब्रोकर के ऑफिसेज हैं। तो यहाँ बायर और सेलर चारों तरफ बिल्डिंग के लाइन लगा के खड़े हुए होते थे, ठीक है। इशारेबाजी चलती थी, कितने में खरीदना है, कितने में बेचना है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। तो ये समस्याएं थी जिनकी वजह से दोस्त इन्होंने फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया। इन्होंने कहा भाई बायर और सेलर को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम नंबर में ही आपके खाते की तरह, जैसे आपको पता होगा आज की डेट में आपका जो पैसा है बैंक में, तो दोस्त बैंक लिए थोड़ी बैठा रहता है, वो आपके पासबुक में एंट्री कर देता है आपके खाते में 1 लाख रुपए, आपके खाते में 50,000 रुपए। आपके पास क्या सबूत है कि आपके पास 50,000 रुपए बैंक के पास हैं? आपके पास सबूत यह है कि आपने अपनी पासबुक का प्रिंट आउट निकाला, उसमें 50,000 क्रेडिट लिखा हुआ है। सेम बात यहाँ पे एप्लीकेबल है। मेरे पास क्या प्रूफ है कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर हैं? मेरे पास प्रूफ ये है कि मेरी डीमैट की स्टेटमेंट में क्रेडिट लिखा हुआ है, जिन जिन शेयर का नाम है और उनके साथ में क्वांटिटी लिखी हुई होगी। तो इन सारी चीजों ने दोस्त, इन सारी समस्याओं ने डीमैट को जन्म दिया। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है जिसमें ये ऑफिसेस बने हुए थे, किसके? ब्रोकर्स के। सेबी आने के बाद उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जो कैसे बना था, ये 6-7 ब्रोकर जिन्होंने मिलकर इसे बनाया था, उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड आपको एक कंपनी बनानी है और वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। तो आज की डेट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,
MCX, ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। यानी अब आप ये ब्रोकिंग बिजनेस जो करेंगे, ये कारोबार जो करेंगे, लोगों को मिलाने का जो कारोबार करेंगे, बायर सेलर को मिलाने का, वो आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के करेंगे। तो आज की डेट में जितने भी BSE NSE हैं, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, दे ऑल आर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसे बोलते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एसोसिएशन। जो इन लोगों की एसोसिएशन थी उसे कॉर्पोरेट शेप दी गई। अब ब्रोकर कौन बने? जो इसके ओरिजिनल ब्रोकर थे वही इसके मेंबर बने, क्योंकि अब ये हो क्या बन गया, BSE लिमिटेड हो गया अभी। तो ये जो ब्रोकर थे इसके, ये इसके मेंबर बन गए। कैसे बन गए? इक्विटी शेयर परचेज करके। और इन्होंने कहा भाई चूंकि अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अब इसकी मेंबरशिप फ्री है, कोई भी व्यक्ति इसका मेंबर बन सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति इसका ब्रोकर बन सकता है। तो आज की डेट में आप भी ब्रोकर बन सकते हैं। आपको कुछ अमाउंट यहाँ जमा करना पड़ता है। तो ब्रोकर के कुछ पैसे जमा होते हैं, फीस जिसे बोलते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्त आपसे पैसे लेगा, आपको लाइसेंस देगा और आपको मेंबर बनाएगा। आप ट्रेडिंग मेंबर कहलाते हैं कि आपको अनुमति है, आप बायर सेलर को ट्रेडिंग करा सकते हैं। और वो स्क्रीन प्रोवाइड करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE की साइट पे आप जाके डायरेक्ट नहीं एक्सेस करते कि मैं BSE की साइट पे लॉगिन करके शेयर बेच देता हूं, जी नहीं। आप दोस्त ब्रोकर के पास जाते हैं, यानी सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज किन्हें रेगुलेट करता है? ब्रोकर्स को। ब्रोकर। और जो बायर सेलर है वो किसके पास जाता है? बायर सेलर वो अपने ब्रोकर के पास जाता है और पहले वो ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलाता है। डीमैट अकाउंट खुलाते ही उसे आप एक BSE NSE की साइट का स्क्रीन मिल जाता है, वो प्लेटफॉर्म पे एक्सेस मिल जाता है। तो जैसे ही मैं अपना डीमैट अकाउंट खुलाता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं बेसिकली, जैसे ही मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलाता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट खोलते ही मुझे एक्सेस मिलता है BSE NSE की स्क्रीन का। तो अब मुझे स्क्रीन का एक्सेस मिला। अब मुझे स्क्रीन पे 2 शेयर ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो स्क्रीन का एक्सेस सबको है, बायर को भी है, सेलर को भी है। सेलर उधर से बिड लगा रहे, बायर उधर से बिड लगा रहे हैं। तो अब बायर और सेलर ऐसे नहीं मिलते कि दोस्त यहाँ पे शेयर छोड़ के चले आए थे, भैया हमारे शेयर बेच देना, जी नहीं। अब बायर सेलर कैसे मिलते हैं? ब्रोकर बायर का और सेलर का, दोनों का ब्रोकर उन्हें कहां ले जाता है? स्क्रीन पे ले आता है, BSE NSE की स्क्रीन पे ले आता है। तो उधर से बायर देख रहा है, उधर से सेलर देख रहा है। किसके थ्रू देख रहा है? वो ब्रोकर के थ्रू देख रहा है। तो ब्रोकर के थ्रू दोस्त वो BSE NSE के स्क्रीन पे ट्रेडिंग करता है और वो बिड डालता है बाय की, वो सेल की डालता है और वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। जहां जैसे ही क्वांटिटी और प्राइस मैच करता है वो आपस में ट्रेड होते रहते हैं। तो आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। दूसरा आपको चाहिए एक, ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको खोलना पड़ता है ब्रोकर के पास, ठीक है। ब्रोकर इस पे कमीशन लेता है। अब आपको दोस्त शेयर आपने खरीदे हैं तो उनकी डिलीवरी भी रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, उसे डीमैट अकाउंट बोलते हैं। जितने भी ब्रोकर हैं, ब्रोकर बहुत सारे हैं। ब्रोकर में कौन कौन है? स्टेट बैंक, ICICI, ऐसे हजारों दोस्त हैं ब्रोकर आज की डेट में। कुछ प्राइवेट ब्रोकर भी हैं और बैंक्स तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ब्रोकर ही हैं। तो आप किसी भी बैंक के पास जाके अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं।